नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, इस फ्री जो इनिशिएटिव की पीडीएफ आपको सिर्फ पेड ग्रुप में मिल सकती है। हमारा पेड ग्रुप भी चल रहा है। इस फ्री इनिशिएटिव के साथ साथ वीडियो हमारे फ्री थे, फ्री है, फ्री रहेंगे हमेशा। लेकिन इसके साथ साथ हमारा पेड ग्रुप भी चल रहा है, जहां पे आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा, कंप्लीट आपको आंसर राइटिंग जो है करवाई जाएगी, कंप्लीट फीडबैक दिया जाएगा, कैसे क्वेश्चन को समझना है, किस तरह के क्वेश्चन में क्या आंसर लिखना है, पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज बताएंगे आपके साथ हमारे एक्सपर्ट, और कंप्लीट आपको पर्सनल गाइडेंस भी दिया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए 8564880530 या 9696066089 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं 7838692618 पे। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम, जैसा कि आप जानते हैं, 66वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपके लिए लेकर आया है यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, यूपीट्रिपलएससी और ईपीएफओ के लिए शानदार और जानदार कोर्सेस, जिसकी अधिक जानकारी आप हमें इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके, इन लिंक्स पे फॉलो करके पा सकते हैं, जिनमें हम मुख्यतः प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल, आंसर राइटिंग के इवैल्यूएशन और टेस्ट सीरीज़ करवा रहे हैं, जो अनुभवी फैकल्टी और मेंबर्स द्वारा की जा रही हैं। आपको इसका लाभ उठाना चाहिए और अधिक जानकारी के लिए इन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करना चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में प्रमुखता हमने 4 सेक्टर से क्वेश्चन लिए हैं। पहला क्वेश्चन है मॉडर्न इंडिया, दूसरा है ज्योग्राफी से। ज्योग्राफी जो करेंटली कोविड के टाइम पे जो माइग्रेशन हुआ और फिर उसके ऊपर से रिपोर्ट आई है, इंटरनेशनल माइग्रेशन रिपोर्ट, उनके कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए भारत में माइग्रेशन की या प्रवचन की स्थिति क्या है और उसके कैसे अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियाँ होती हैं और कैसे उससे निपटा जाए, इसके ऊपर कुछ हमने क्वेश्चन लिए हैं। पॉलिटी में हमने भारतीय संघ, इंडियन यूनियन पर क्वेश्चन लिया है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। और साइंस एंड टेक में, जैसे कि आपको पता ही होगा, ई वेस्ट पे इससे पहले भी हम राइट टू रिपेयर पर एक क्वेश्चन कर चुके हैं यूरोपियन यूनियन में। आप पिछले वीडियोस को जाकर देखिए। और हम कंटिन्यूसली, हमारा ये प्रयास रहता है इन वीडियोस में कि हम साइंस और करंट अफेयर के क्वेश्चन को कंपलसरी रखा जाए और बीच में 2-3 स्टैटिक क्वेश्चन भी करते रहते हैं। तो चलिए पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ प्रेस डेवलपमेंट इन द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। ठीक है, कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रेस के विकास का क्या प्रभाव पड़ा। अब ये क्वेश्चन उस क्वेश्चन से वाकई अलग है जिसमें हम प्रेस की भूमिका पर ध्यान देते हैं। यहाँ पर है कि प्रेस के विकास का क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो ये भूमिका का ही पार्ट है, लेकिन क्वेश्चन को अलग तरह से मोल्ड किया गया है, तो इसका आंसरिंग टेक्निक भी बदल जाएगा। और किस तरह से इसे आंसर करेंगे, तो पहले हम बताएंगे कि प्रेस के डेवलपमेंट का एक बैकग्राउंड, ठीक है, और उसके बाद उसका प्रभाव क्या पड़ा, जिस प्रभाव ने फिर क्या भूमिका निभाई, वो बाद में जब कभी भूमिका के तौर पर क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रेस के विकास की भूमिका भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर क्या पड़ी, तो उस पर हम अलग तरीके से, वहाँ हमारा अलग कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसका बैकग्राउंड देंगे हम। बैकग्राउंड में मुख्यतः 3 चीज़ें हैं कि पृष्ठभूमि बताएंगे। अब डेवलपमेंट ऑफ प्रेस, भारत में प्रेस की स्थापना जो शुरुआत किसकी हुई थी, तो जेम्स ऑगस्टस हिकी, इन्होंने द बंगाल गैजेट नाम की पहली पत्रिका, जो एक साप्ताहिक थी, उसे शुरू किया था। उसके बाद से भारत में जो है प्रेस का डेवलपमेंट शुरू होता है। तो पहले आपको इनका नाम देना है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि इन प्रेस एक्ट के बाद उन पर रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, बहुत सारे विनियमन एक्ट और पूर्व सेंसरशिप एक्ट लगाए गए, खास करके वेलेस्ली के द्वारा, लिटन के द्वारा। लेकिन उनके बाद आते हैं लॉर्ड मेटकाफ। लॉर्ड मेटकाफ ने, जो जिसे प्रेस का लिबरेटर भी कहा जाता है, ही इज़ द वन ऑफ द लिबरेटर ऑफ द इंडियन प्रेस, एंड ही, उन्होंने जो प्रेस पर जितनी भी पाबंदियाँ थी उनसे हटाई, और उस पाबंदियों की वजह से उन्हें प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। तो इसका एक बैकग्राउंड देंगे, तो जो 1823 में आया था। अब उसके बाद क्या हुआ कि फिर वर्नाकुलर, यानी कि देशी भाषाओं में पत्रिकाओं का छपना और वितरण शुरू हुआ। इन देशी भाषाओं में छपने वाली पत्रिकाओं ने जो लोकल क्लास है, जो सोसाइटी क्लास है, यानी कि जो ऐसी क्लास, इस तरह की जो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं लेकिन मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास जो अपने क्षेत्रीय इलाकों में है, तो क्षेत्रीय लोगों को आज़ादी के मूवमेंट से, स्वतंत्रता के संग्राम से जोड़ने का काम किया इन वर्नाकुलर प्रेस ने, इन क्षेत्रीय भाषाओं और देशी भाषाओं के प्रेस ने। बाद में उस पर भी लिटन द्वारा कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए, लेकिन तब तक वो अपना काम कर चुके थे जो उन्हें करना था। एक आज़ादी की भावना, एक ज्ञान, पॉलिटिकल अवेयरनेस, राजनीतिक अवेयरनेस को फैला चुके थे। और उसी के बाद उसने अपने, उनका प्रभाव धीरे धीरे, अब किस तरह से उनका प्रभाव पड़ रहा है वो हम देखेंगे। ये एक प्रेस का बैकग्राउंड था कि कैसे डेवलप हुआ, कैसे उस पर रेस्ट्रिक्शन लगे, कैसे मेटकाल्फ एक्ट ने उस पर फिर थोड़ी सी ढील दी, और ढील देने के बाद फिर से वर्नाकुलर प्रेस चालू हुआ। और जब वर्नाकुलर प्रेस चालू हुआ तो उसने वो अपना काम कर दिया क्षेत्रीय लोगों को राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ने का।
अब देखते हैं कि इम्पैक्ट्स ऑफ प्रेस डेवलपमेंट इन इंडिया। तो सबसे पहले क्या किया कि उसने पॉलिटिकल अवेयरनेस, राजनैतिक जागरूकता लोगों में फैलाई। ठीक है, तो कम्युनिकेशन प्रचार प्रसार का माध्यम बना, और जैसे ही प्रचार प्रसार का माध्यम जब बन गया तो भारत के किसी एक कोने में रहने वाले लोग दूसरे कोने के रहने वाले लोग से, उनकी समस्याओं से, उनकी खबरों से, उनकी घटनाओं से वाकिफ होने लगे, और विदेशी सरकार की, खास करके अंग्रेजी सरकार की नीतियों का सही रूप से वो मूल्यांकन भी कर पाने में सक्षम हुए, क्योंकि उन्हें राजनीतिक जागरूकता आ गई। तो सबसे बड़ा काम किया उन्होंने राजनीतिक जागरूकता फैलाने का। उसके बाद वैचारिक रेवोल्यूशन। तो बड़े बड़े जो विचारक थे भारतीय समाज में, वह अपनी बात इन प्रेस माध्यमों के द्वारा लोगों तक पहुंचाते रहे, और जो क्रांति की भावना फिर बाद में जब हमने जगाई कि हमें अब स्वाधीनता चाहिए, तो ये क्रांति की भावना इन्हीं प्रेस द्वारा आगे जाकर फैलाई गई, और इसने बहुत मदद की। ठीक है, अब इन्फ्यूजन ऑफ मॉडर्न आइडिया। जैसे कि आपको पता हो कि बहुत से भारतीय स्कॉलर्स, विद्वान बाहर पढ़कर आए, बाहर की संस्कृति को उन्होंने देखा, ब्रिटिशर्स को, अंग्रेज़ों की असली नीति, असली चरित्र को उन्होंने पहचाना, पूरी दुनिया में क्या चल रहा है, वहाँ सिस्टम क्या है, किस तरह से उनका समाज है, किस तरह से साइंस, विज्ञान और तकनीक ने आगे बढ़ी है, और किस तरह से एक देश को, एक समाज को आगे बढ़ाने में विज्ञान और तकनीक की भूमिका हो सकती है। इस तरह के आधुनिक विचार उनके पास आ गए, और उन्हीं आधुनिक विचारों को प्रसार कैसे हुआ, तो उन भारतीय प्रेस द्वारा हुआ। स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का प्रसार, ज्ञान का प्रसार, एक्सपोजिंग द रियल कैरेक्टर, यानी कि अंग्रेज़ों के असली कैरेक्टर, जो अपने आप को कहते थे कि हम वाइट मैन्स बर्डन करने आए हैं, यानी हम आपको सुधारने आए हैं, आपको सिविलाइज्ड बनाने आए हैं, वो असल में वो सिर्फ और सिर्फ अपना मुनाफा कमाने आए थे। और जो रेलवे हो या टेलीग्राफ हो, जिससे हम लोग कहते थे कि हमने आपको रेलवे दिया है, टेलीग्राफ दिया है, उनका सिर्फ और सिर्फ एक लक्ष्य था कि कैसे वो अपना प्रशासन जो है सुगम बनाए, और रेलवे का उपयोग करके देश के जितने भी खनिज संसाधन हैं उसका दोहन कर सके, और उन्हें दोहन करने के बाद उससे जो मूल्य होता है, जो उससे मुनाफा हो रहा है, वो सीधा अंग्रेज़ की, यानी कि ब्रिटिश क्वीन, ब्रिटिश क्राउन के पास कैसे पहुंचाया जा सके, वह उनका एक मुख्य उद्देश्य था। और ये कैसे उजागर हुआ, तो ये भारतीय प्रेस द्वारा ये उजागर हुआ। उसने भारतीयों को अक्रॉस द रीजन, यानी कि अलग अलग विभिन्न जगहों पर रहने वाले लोगों के विचार को एक समान, एक प्लेटफॉर्म दिया, जिससे उनमें एक एकता की भावना भी जागृत हुई। यह एक कम्युनिकेशन का मीडियम, यानी विचारों के संचार का माध्यम बना। वैकल्पिक आर्थिक अवसर भी था। अब जो पढ़े लिखा मिडिल समाज के जो लोग थे, उनको कुछ एक आर्थिक अवसर भी चाहिए होता है, ताकि वो, ऐसा नहीं है कि सारा क्लास, पूरा का पूरा मिडिल क्लास 24 घंटे 365 दिन किसी आंदोलन में लगा रहे। उनके अपने परिवार भी होते थे, उनको भी देखना होता था। तो यह प्रेस जो है वह एक तरह से उन्हें एक आर्थिक अवसर भी दे रहा था, जिसमें उससे आर्थिक स्थिरता भी आ रही थी। तो जब वो आर्थिक रूप से स्थिर होंगे, तभी देश के लिए और भी आगे सोच सकते हैं। कंटिन्यू 24 घंटे 365 दिन कोई व्यक्ति क्रांतिकारी तो नहीं हो सकता, खास करके जो परिवार वाला व्यक्ति है, जिससे पारिवारिक और भी कर्तव्य हैं और भी काम है। तो उसके लिए ये प्रेस का जो माध्यम है, वह ना तो केवल एक आर्थिक संसाधन बना, और साथ ही साथ अपने विचारों के, यानी कि देशभक्ति का भी एक माध्यम बना। और प्रेस में काम करने वाले लोगों को देशभक्ति का दर्जा दिया जाने लगा, और इससे और लोगों को प्रेस में जुड़ने का मौका मिला, अवसर मिला, और लोगों को जिन्होंने प्रेस से जोड़ने का एक प्रेरणा दी, ताकि बाहर के भी लोग हों या क्षेत्रीय भाषाई लोग हों, वर्नैकुलर लैंग्वेज के लोग हों, वो सब धीरे धीरे प्रेस से जुड़े। एक एक व्यक्ति ने 2-2, 3-3 भाषाएं सीख कर अलग अलग जगह पर इनको पहुँचाया, और इसी वजह से फिर भारतीय प्रेस ने एक कंप्लीट, एक संपूर्ण समाज के आर्थिक, राजनैतिक, वैचारिक भावनाओं को उजागर किया, और हमें एकत्र करके आगे की जो लड़ाई लड़ने में हमें इसमें सहायता दी। तो इस तरह से आप इसको अब आगे कंक्लूड करके आगे बढ़ सकेंगे। अब चलिए चलते हैं दूसरे आंसर की तरफ। अब उसमें कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स का आप एग्जांपल दे सकते हैं। अगर आपके पास समय हो तो आप इसको कैटेगराइज कर सकते हैं कि कुछ वर्नैकुलर, यानी कुछ देशी भाषा में, क्षेत्रीय भाषाओं के न्यूज़पेपर थे, और कुछ राष्ट्रीय जो हिंदी और अंग्रेजी में छपते थे। तो कुछ वर्नैकुलर देख लेते हैं। तो केसरी, लाला लाजपत राय, ठीक है, सॉरी, बाल गंगाधर तिलक, जो केसरी और मराठा 2 पेपर निकालते थे, केसरी और मराठा। तो मराठा अंग्रेजी में होता था, और केसरी जो होता था वो हिंदी में था। उसके बाद हिंदी और मराठी दोनों में छपता था। अमृता बाजार पत्रिका, सुधारक, सारथी, बिजोली, आत्मशक्ति, सोम प्रकाश, राजा राम मोहन द्वारा छपाई जाती थी। ये जो थी वो क्षेत्रीय, यानी कि देशी भाषाएं में, बंगाली, मराठी, गुजराती, इन भाषाओं में छपने वाली पत्रिकाएं थी। अब देखते हैं कुछ राष्ट्रीय स्तर पर छपने वाली। तो बॉम्बे समाचार, ये सब इंग्लिश में, द इंडियन हेराल्ड, द हिंदू, बॉम्बे टाइम्स, बाद में जो टाइम्स ऑफ इंडिया बनता है, मराठा, ट्रिब्यून। तो ये सारे जो थे वो नेशनलिस्ट, ठीक है, ये नेशनलिस्ट अखबार थे। बीपीएससी में एक बार एक क्वेश्चन भी आया था कि इनमें से कौन से जो है वो नेशनलिस्ट, यानी कि राष्ट्रवादी प्रेस थी, ठीक है, कौन से राष्ट्रवादी समाचार थे। तो उनमें द हिंदू का भी ऑप्शन था, टाइम्स ऑफ इंडिया भी था, मराठा भी था, ट्रिब्यून था। तो इस तरह से आपका एक कंप्लीट आंसर पूरा हो सकता है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, व्हाट इज माइग्रेशन एंड डिस्कस इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, ऑल्सो सजेस्ट सम मेजर्स टू टैकल इट। प्रवासन क्या है, भारतीय संदर्भ में इसके प्रभाव पर चर्चा करें, और इसके कुछ उपाय, यानी 3 प्रमुख की पॉइंट है, क्या है, प्रभाव और
इससे किस तरह से निपटना है। तो पहले देख लेते हैं प्रवासन क्या है। तो अवसरों एवं अन्य स्थिति के तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोगों का जाना या लोगों के समूह का जाना, उसको प्रवासन यानी उसको माइग्रेशन कहते हैं। वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब ये दो तरह का होता है, एक होता है इमिग्रेशन, एक होता है एमिग्रेशन। ठीक है, अप्रवासन और उत्प्रवासन। अब जब कोई लोग जहाँ से जा रहे हैं, तो जहाँ जा रहे हैं वहाँ जहाँ पर पहुँच रहे हैं वहाँ इमिग्रेशन हो गया, और जहाँ से जा रहे हैं वहाँ के लिए एमिग्रेशन हो गया यानी उत्प्रवासन। यह अंतर्राज्यीय भी होता है और सीमा पार भी होता है, यानी कि देश के अंदर भी होता है और एक देश से दूसरे देश के भीतर भी होता है। अब भारत में इसकी स्थिति क्या है, तो भारत में इसकी स्थिति यह है कि 2011 में कुल 5.4 यानी 5.4 करोड़ पीपल जो थे वो प्रवासी थे, यानी कि किसी न किसी तरह से वो माइग्रेशन या माइग्रेंट थे, अपने घर को छोड़कर कहीं और जाकर बसे थे, चाहे वो शिक्षा के लिए हो, रोजगार के लिए हो या अन्य किसी चीज़ के लिए हो। इसमें से यूपी और बिहार जो है वो टॉप सोर्स थे, यानी कि सबसे ज़्यादा प्रवासी लोग, खास करके मजदूर ही आप इसमें कह सकते हैं कि इनमें संख्या ज़्यादा थी। तो वो कहाँ से आते हैं, तो यूपी और बिहार से आते हैं। आते की चिंता का विषय है, खास करके जो गैंगेटिक प्लेन है, गंगा जमुना दोआब है, वहाँ से काफ़ी लोग माइग्रेट करके प्रवास करके पश्चिमी और दक्षिणी भारत में जाते हैं काम की तलाश के लिए। और सबसे ज़्यादा टॉप डेस्टिनेशन साइट यानी कि सबसे ज़्यादा पहुँचने वाले शीर्ष जो स्थान कौन से थे, तो वो थे दिल्ली, महाराष्ट्र और गुजरात। महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा, जहाँ पे 60 लाख लोग प्रवासी थे। तो इस तरह से आप माइग्रेशन का एक बैकग्राउंड डेटा देते हुए अब देखेंगे इसके प्रभाव के बारे में। अब उसके पहले उसका रीज़न भी अगर आप चाहें तो बता सकते हैं। तो इकोनॉमिक एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉर्चुनिटी। तो क्यों होता है प्रवासन, तो भाई सबसे पहले तो इकोनॉमिक एम्प्लॉयमेंट और अपॉर्चुनिटी। ठीक है, अपने जो है वो काम के लिए, रोज़गार की तलाश में और अपने बिजनेस आय की तलाश में लोग माइग्रेट करते हैं। दूसरा है एजुकेशन और स्किल, जैसे स्टूडेंट्स हैं, बहुत से लोग जाके दिल्ली में रहते हैं, कुछ बॉम्बे में रहते हैं, कुछ पुणे में रहते हैं, कुछ इलाहाबाद में रहते हैं, वो भी एक तरह का माइग्रेशन है। स्किल लर्निंग, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बिजनेस, अपने व्यवसाय को विविधीकरण यानी कि अपने व्यवसाय को और डाइवर्स करने के लिए और फैलाने के लिए भी लोगों को अलग अलग जगह जाकर रहना होता है। किसी छोटे शहर में आपका व्यवसाय अगर नहीं फल फूल रहा है तो आपको बड़े शहर की जाने की ज़रूरत है। तो इस कारण से भी माइग्रेशन या प्रवासन होता है। और सबसे ज़्यादा माइग्रेशन जो होता है मुख्यतः सबसे मेन रीज़न है वो है विवाह, मैरिज। मोस्टली आप देखेंगे कि 97%, 97% महिलाओं का माइग्रेशन का कारण है विवाह। ठीक है, और इसमें से 46% यानी कि टोटल माइग्रेशन जो है वो 46% है ड्यू टू मैरिज, और उन 46% में से 97% जो है किनका है, तो केवल और केवल महिलाओं का है। यानी इसका अर्थ यह है कि सबसे ज़्यादा माइग्रेशन होता है विवाह के कारण, और उनमें भी सबसे ज़्यादा होता है महिलाओं का माइग्रेशन, पुरुषों का माइग्रेशन नहीं होता है। तो 97% ऑफ द वुमेन्स आर माइग्रेटेड ड्यू टू मैरिज एंड मैरिज रिलेटेड कोर्सेज। दूसरा होता है कि भाई वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन ठीक नहीं है, वहाँ पर बाढ़ आ रही हैं, समस्याएं हैं, तूफान है, बारिश है, फसल नहीं उग रही है, गर्मी है, सूखा है, तो लोग वहाँ से माइग्रेट करते हैं। फिर वहाँ की सोशली कंडीशन अच्छी नहीं है, सामाजिक कंडीशन अच्छी नहीं है, सामाजिक ढांचा अच्छा नहीं है, दंगे फसाद होते रहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अच्छी नहीं है, तो लोग वहाँ से माइग्रेट करना चाहते हैं। तो ये सारे कारण होते हैं प्रवासन के, माइग्रेशन के। अब माइग्रेशन का यानी कि प्रवासन का प्रभाव क्या क्या पड़ता है, तो पहले देखेंगे अनुकूल, प्रतिकूल और अनुकूल दोनों तरह के प्रभाव देखेंगे, एडवर्स एंड बेनिफिशियरी। तो एडवर्स प्रभाव क्या होता है, तो ब्रेन ड्रेन, प्रतिभा का पलायन होता है। अब किसी जगह से कोई लोग जब प्रवास कर रहे हैं तो वहाँ के टैलेंटेड कोई यूथ आदमी ही प्रवास करता है, बड़े बुजुर्ग तो नहीं करते। तो उसके पास क्या होती है, इकोनॉमिक कैपेसिटी होती है, लर्निंग स्किल होती है। तो वहाँ का जो ब्रेन है वो वहाँ से ड्रेन हो रहा है। वो व्यक्ति जो उस क्षेत्र में रहकर कुछ आर्थिक गतिविधियों को जोर दे सकता था, चला सकता था, एक आर्थिक चक्र चला सकता था, वो वहाँ ना चलाकर उस जगह पे आर्थिक चक्र का हिस्सा बन रहा है जहाँ पर वो माइग्रेट कर रहा है। तो वहाँ की आर्थिक व्यवस्था में वो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन तो दे रहा है, लेकिन जहाँ से जा रहा है वहाँ नहीं दे पा रहा है, यानी उसको आर्थिक नुकसान भी होता है, जीडीपी में भी लॉस होता है और उसका ब्रेन ड्रेन भी होता है। उसके बाद जेंडर इम्बैलेंस, ज़्यादातर ये देखा गया है कि जो पुरुष है वही माइग्रेट करते हैं। तो किसी एक शहर में क्या होता है, शहरों में पुरुषों की संख्या अधिक हो जाती है और गाँव में महिलाओं की संख्या में इम्बैलेंस आ जाता है। तो एक तरह का जेंडर इम्बैलेंस क्रिएट कर देता है। रैपिड अर्बनाइजेशन होने लगता है, लोग अक्सर शहरों की तरफ ही पलायन करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो बड़ा शहर है उसके आसपास में छोटे छोटे टाउन, कस्बे बनने लगते हैं और वहाँ पर जो है तीव्र गति से शहरीकरण होता है, जो वहाँ की भौगोलिक या फिर पर्यावरणिक क्षमताओं को देखे बिना ही एकदम आपातकाल की तरह से हैप्पीजेडली ग्रो होने लगता है, जिसकी कोई प्लानिंग नहीं होती, कोई नियोजित तरीके से नहीं होता, और वो आगे चलकर जो है पर्यावरण के लिए खतरा बनता है। पॉल्यूशन एनवायरनमेंट, ऐसा तो पता ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर लोग वहाँ माइग्रेट करेंगे किसी शहर में तो वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व तो बढ़ जाएगा। अब ज़्यादा जनसंख्या होगी तो पॉल्यूशन भी ज़्यादा होगा और वो वहाँ का ओवरऑल इम्पैक्ट को नुकसान करने वाला है। सोशल और कल्चरल फ्रिक्शन भी होने वाले हैं, जैसे कि आप बहुत सारे एग्जांपल देख रहे होंगे बड़े बड़े शहरों में, खासकर कि महाराष्ट्र वगैरह में जो है वहाँ के लोकल मराठी और लोकल हिंदी स्पीकिंग पीपल के बीच में, लोगों के बीच में हर बार घर्षण होता रहता है। वो कहते हैं कि आप हमारे काम छीन रहे हैं, आप हमारे कार्य क्षेत्र पर हस्तक्षेप कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमारा अधिकार है, हम कहीं भी बच सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। तो इस तरह से कल्चरल और सोशल फ्रिक्शन भी वहाँ पर होते हैं। दूसरा अर्बन पॉवर्टी। अब जाहिर सी बात है कि माइग्रेट करने वाले दो तरह के लोग होते हैं, या तो स्किलफुल या तो अनस्किलफुल। अब अनस्किलफुल क्या करेंगे, वो कुछ लेबर वर्किंग करेंगे, और जब वो लेबर वर्क करेंगे तो क्या होंगे, वो पॉवर्टी होंगे।
और अपने गांव से उठकर शहरों में, जो गांव का गरीब है वो शहरों में आके बस जाएगा और शहरी गरीबी, अर्बन पॉवर्टी में भी इंक्रीमेंट होगा। तो ये सब जो है इसके प्रतिकूल यानी कि दुष्प्रभाव हैं। अब इसके देखेंगे अनुकूल यानी कि कुछ अच्छे प्रभाव भी पड़ते हैं। क्या पड़ते हैं वो देख लेते हैं। तो अच्छे प्रभाव क्या पड़ते हैं कि जहाँ से कोई व्यक्ति, जहाँ आर्थिक समस्या है या आर्थिक उपलब्धियाँ नहीं है, ज़्यादा इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, आर्थिक अवसर नहीं है, तो वह व्यक्ति उस व्यक्ति से अपनी जगह पर दूर माइग्रेट करता है और फिर क्या करता है, अपने परिवार के लिए वो पैसे भेजता है, यानी जिसको रिमिटेंस कहते हैं, प्रेषण। अब वो प्रेषण बढ़ने से क्या होता है कि उस जगह की जो फॉरेन एक्सचेंज है, विदेशी मुद्रा, अगर विदेश से भेजता है तो विदेशी मुद्रा, और देश से भेजता है तो भी वहाँ की इकोनॉमी में बूस्ट होता है, पैसा वहाँ पर आता है। और वहाँ की जब महिलाओं के पास या परिवार के पास जब पैसे आएंगे तो जाहिर सी बात है उसे खर्च करेंगे। खर्च कहाँ करेंगे? तो खाने में, पीने में, कपड़े खरीदने में। तो इस तरह से एक कंप्लीट आर्थिक गतिविधियों, आर्थिक चक्र को ये बढ़ावा देता है उस जगह से जहाँ पर पैसे लाकर, जहाँ पर कोई आर्थिक अवसर पहले नहीं थे, वो एक तरह के आर्थिक अवसर को और क्रिएट करने की तलाश में रहता है। लेस प्रेशर ऑन द लोकल रिसोर्स, यानी कि स्थानीय संसाधनों पर भी कम दबाव पड़ता है कि जाहिर सी बात है कि जब पॉपुलेशन ज़्यादा है, लोग माइग्रेट करेंगे तो वहाँ जो स्थानीय संसाधन है उन पर दबाव कम पड़ेगा, क्योंकि वहाँ की जनसंख्या धीरे धीरे कम हो रही है। अब जो लोग माइग्रेट कर रहे हैं, प्रवास कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, वो स्किल सीख लेते हैं। हो सकता है कि वो स्किल सीख कर, अपना बिजनेस सीख कर फिर से अपने घर आ जाओ, एक नए बिजनेस यानी वर्क एट होम, खुद के अपने इलाके को भी डेवलप कर सकते हैं। तो एक तरह का स्किल और बिजनेस आउटफ्लो भी होता है उन दो जगहों के बीच में। एडिशन ऑफ डाइवर्सिटी इन द सोसाइटी। अब क्या हो रहा है कि कुछ लोग कहीं से माइग्रेट कर रहे हैं, अपना कल्चर अपने साथ ले आ रहे हैं, अपनी स्पेशल फैकल्टी, ठीक है, अपने यहाँ से कुछ विशेषताएं ला के आ रहे हैं, कुछ अलग लोग और आ रहे हैं, वो सब मिलकर किसी एक शहर में रह रहे हैं। तो उस शहर में जो सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा मिलता है और एक कंपोजिट कल्चर का निर्माण होता है। जैसे कि आप देखेंगे कॉस्मोपॉलिटन सिटी, न्यूयॉर्क हो गया, बेंगलोर हो गया, बॉम्बे हो गया, एक तरह की कॉस्मोपॉलिटन सिटी यानी कि बहुकल्चरीय, बहुसांस्कृतिक शहरों का निर्माण होता है, जो बहुत ही ज़्यादा प्लूरलिस्टिक, जो हमारी सोसाइटी है, बहुलतावाद और बहुवाद को बढ़ावा देते हैं और एक अच्छा, एक समरसता की कभी कभी इसका एग्जांपल देते हैं। बल्कि उसका नेगेटिव इम्पैक्ट कभी कभी ये ज़रूर होता है कि सोशल और कल्चरल फ्रिक्शन हो जाते हैं, यानी कि सामाजिक और सांस्कृतिक फ्रिक्शन हो जाते हैं कोई भी ग्रुप में। लेकिन पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि कोई व्यक्ति अपने संस्कारों से या अपने संस्कृति से कुछ अच्छे पॉइंट्स लाकर किसी दूसरे व्यक्ति को सिखा सकता है, और वहाँ के कोई व्यक्ति अपने संस्कारों, अपने समाज से, अपनी प्रथाओं के कुछ अच्छे पॉइंट्स, अच्छे नियम लाकर दूसरे को सिखा सकता है। इससे क्या होगा कि ओवरऑल जो है हमारी संस्कृति में बढ़ावा मिलता है, भारतीय संस्कृति जो है और निखर कर सामने आती है। तो इस तरह के रीज़न जो है आप इसमें, इसके बेनिफिट्स में लिख सकते हैं। अब देखते हैं कि इससे कैसे निपटा जाए। व्हाट शुड बी डन। तो सबसे पहले यह है कि आप देखेंगे कि मुख्यतः जो माइग्रेशन हो रहा है वो एजुकेशन के लिए हो रहा है बड़े शहरों में, और एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो अगर इन दो अपॉर्चुनिटी को जहाँ से माइग्रेशन हो रहा है वहीं पर प्रोवाइड करा दिया जाए तो बहुत हद तक ये माइग्रेशन जो है वो कम हो सकता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले कि जिस क्षेत्र से माइग्रेशन या प्रवासन हो रहा है वहाँ पर बेहतर शिक्षा और कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट का काम अगर हम वहीं कर दें तो उस व्यक्ति को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, कम से कम शिक्षा और स्किल के लिए। जैसे कि आजकल वर्क फ्रॉम होम हो रहा है या यूट्यूब सर्विसेज हो रही हैं, लोग अपने घर पर बैठकर ही पढ़ाई कर ले हैं। वो सारी चीज़ें जिनके लिए उन्हें दिल्ली या बड़े बड़े शहरों में जाना पड़ता था, आज जाने की ज़रूरत नहीं है, और इस तरह से एक माइग्रेशन को भी रोक रहा है। ठीक है, प्रॉपर वोकेशनल ट्रेनिंग हो जाए, उनकी प्रवासियों की संबंधित नौकरी का उनको पहले से ही जानकारी और ट्रेनिंग मिल जाए, तो ताकि जब वहाँ वो जाएँ तो अच्छे पोजीशन पर अच्छे काम कर सके। माइग्रेशन जो शहरी गरीबी है, अर्बन पॉवर्टी, वो ना बढ़े, वो लेबर क्लास में ना जाएँ, वो अपने काम को सीख कर जाएँ, ताकि वो अच्छा हुनर को डेवलप करें और अच्छे हुनर से उन्हें अच्छी सैलरी मिल सके, ताकि अच्छे पैसे को अपने घर पे फिर से डोनेट करके एक पूरा का पूरा आर्थिक चक्र फिर से चला सकते हैं। स्टेट विथ लेस। अब ऐसे राज्य जहाँ पर औद्योगिक अवसर कम है, ऐसे राज्य जो लैंड लॉक्ड है, ठीक है, जिनके पास कोई पोर्ट नहीं है, जिनके पास कोई इंटरनेशनल कनेक्टिविटी नहीं है, जहाँ पर कोई खास खनिज नहीं है, जैसे कि यूपी, बिहार, यहाँ पर जो मुख्यतः खेती करने वाले राज्य हैं, तो उनमें सर्विस सेक्टर को बढ़ावा देना चाहिए बजाय उसके कि मैन्युफैक्चरिंग को दें। सर्विस सेक्टर यानी कि आईटी सेक्टर हो गया और बहुत सारे हॉस्पिटैलिटी, तो इन सारे सेक्टर्स को, खास करके वैसे सेक्टर, ऐसे सर्विसेज जो वर्क फ्रॉम होम के कल्चर को कर सकते हैं, जो घर बैठे ही सर्विस आप प्रोवाइड कर सकते हैं, इस तरह की सर्विसेज को और बढ़ावा दिया जाता है कि माइग्रेशन रुक जाए और लोग अपने ही क्षेत्र से ही उन सर्विसेज को प्रोवाइड कर सके, जिससे क्या होगा कि ऑल अराउंड दोनों जगह का डेवलपमेंट हो सकता है। ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि जो सामाजिक और कारण से जो माइग्रेशन होता है, लॉ एंड ऑर्डर के कारण से, तो सरकारें उसको ठीक कर सकती हैं, कानून व्यवस्था में सुधार कर सकती हैं, जिससे क्या होगा, वहाँ का बिजनेस, वहाँ का व्यापार, वहीं के लोग वहीं रहना पसंद करेंगे बजाय उसके कि किसी कहीं और जाकर वो एक प्रवासी की तमगा लेकर कहीं और रहें। तो इस तरह के पॉइंट्स हम कर सकते हैं, इस तरह के पॉइंट का डेवलपमेंट की जा सकती है ताकि प्रवासन जो रुक सके। पूर्ण हद तक प्रवासन रोकना भी नहीं चाहिए। प्रवासन अगर कुछ हद तक है तो बड़ी अच्छी चीज़ है। माइग्रेशन अप टू अ सर्टेन लिमिट इज़ वेरी गुड, बट ओवर इंक्रीज माइग्रेशन, हाई माइग्रेशन इज़ नॉट गुड बोथ फॉर द डेस्टिनेशन एज वेल एज फॉर द सोर्स। इस तरह से लिखकर आप आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं। अब चलिए पढ़ते हैं तीसरे प्रश्न को। इंडिया इज एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, यानी कि भारतीय जो है ध्वंसशील राज्यों का एक अविनाशी संघ है। और इस पे आप एनालाइज करिए, इसका एनालिसिस करिए, देखते हैं किस तरह से इसका एनालिसिस होता है। बैकग्राउंड क्या है, कहने का यह अर्थ है कि भारत जो है वो यूनियन है। ठीक है, तो आर्टिकल 1 क्या कहता है कि इंडिया दैट इज भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट। भारत जो है वो राज्यों का संघ है।
लेकिन अंबेडकर जी ने कहा है कि ये इस तरह का संघ नहीं है कि जहाँ राज्य आपस में मिलकर एक संघ का निर्माण कर रहे हैं। भारतीय संघ का निर्माण राज्यों के किसी तरह के विलय या समझौते के कारण नहीं हुआ है। भारत पहले बना है, उसके बाद राज्यों को उसमें बनाया गया है। तो किसी भी तरह से, किसी भी कारण से राज्यों को भारत से बाहर जाने का कोई अधिकार नहीं है, वो भारत से अलग नहीं हो सकते। ये अमेरिकन फेडरलिज्म जो अमेरिकी संघीय ढांचा है उससे काफ़ी अलग है, इसलिए इसे क्वासी फेडरलिज्म भी हम कहते हैं, अर्ध संघीय ढांचा भी कहते हैं। तो आर्टिकल ए क्या कहता है, और भारत ने जो इस तरह का फॉर्म फेडरलिज्म यानी संघीय ढांचा क्यों चुना, क्योंकि हमारे पास विविधता थी, हम बड़े देश हैं, एक बड़े देश को सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा चलाना बहुत ही मुश्किल होता है, इसलिए हमने एक फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन चुना। और दूसरा ये है कि हमारी विविधता भी बहुत ही, भाषाओं की विविधता है, कल्चरल की विविधता है, खान पान की विविधता है, क्लाइमेट की विविधता है, ज्योग्राफी की विविधता है। इसके कारण से हमने एक संघीय ढांचे को चुना जो हर क्षेत्र को सही रिप्रेजेंटेशन, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिल सके। उसके बाद हमने क्या चुना, हमने चुना है एक बाई कैमरल लेजिस्लेचर यानी कि द्विसदनीय विधानमंडल, जो क्या करता है, हमारे संघीय ढांचे को और मजबूत बनाता है और हर तरह का राज्य क्षेत्र हो या लोकसभा क्षेत्र हो, दोनों ही क्षेत्रों के लोगों को बहुत ही सेंटर में यानी भारतीय संसद में एक रिप्रेजेंटेशन प्रदान करता है। अब क्या है कि ज़्यादातर केसेस में लोकसभा हो या राज्यसभा हो, जो बाई कैमरल लेजिस्लेचर का पार्ट है, द्विसदनीय, दोनों सदनों की शक्तियाँ ज़्यादातर तौर पर समान है। थोड़ा बहुत मनी बिल वगैरह को छोड़ दें तो ज़्यादातर से में ये समान है, लेकिन कुछ ऐसे प्रावधान हैं जहां राज्यसभा कुछ नहीं कर सकती, खास करके राज्यों के विधानमंडल सिर्फ एक खाना पूर्ति का काम करते हैं, वहाँ पर लोकसभा जो है वो अधिक शक्तिशाली है। और इसीलिए भारतीय संघ जो है अविनाशी संघ है, और जो राज्य है, राज्यों का क्या कर सकता है, ध्वंस या राज्य को छोटा बड़ा उनके नाम बदले जा सकते हैं, अलग राज्य की स्थापना की जा सकती है, एक राज्य से दूसरे राज्य बनाए जा सकते हैं, और उसके क्या क्या संवैधानिक प्रावधान है वो भी हम देखेंगे। तो अम्बेडकर जी ने ये कहा था कि जो है इंडियन यूनियन इज़ नॉट अ रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट्स ऑफ स्टेट्स कमिंग टुगेदर बट इट इज़ अ स्टेट डिवाइज यूनियन, यानी कि भारतीय संघ जो है एक साथ आने वाले राज्यों का समझौते का परिणाम नहीं है। लेकिन इसके विपरीत अमेरिकन संघ जो क्या है, अमेरिकन संघ जो है राज्यों ने मिलकर एक संघ बनाया था, इसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का नाम दिया था। तो इस तरह से आप डिफाइन करके एग्जाम्पल भी अगर चाहें तो दे सकते हैं। एंड दस राइट स्टेट्स हैव नो राइट टू सेसिड, यानी कि राज्यों के पास कोई अधिकार नहीं है कि भारतीय संघ से बाहर चले जाए। और पार्ट 1, अगर आप पूरे संविधान के पार्ट 1 यानी यूनियन एंड टेरिटरी को अगर आप पूरे तौर से पढ़े तो आपको ये कुछ प्रमुख बातें जानकर मिलती हैं। वो प्रमुख बातें ये हैं कि पार्लियामेंट हैज़ पावर टू एडमिट न्यू स्टेट्स इनटू इट, यानी कि संसद के पास पूरी शक्ति है कि नए राज्यों को भारतीय यूनियन यानी इंडियन भारतीय संघ में मिला सके, और पहले से बने हुए राज्यों को में सीमाओं में कटौती या छटौती कर नए राज्य बनाकर फिर से उसे भारतीय संघ में शामिल कर सके, इसकी भी शक्ति है, पूर्ण रूप से दी गई शक्ति है। ठीक है, साथ ही यह राज्यों का नाम बदल सकते हैं। इन सभी कार्यवाही को संवैधानिक संशोधन यानी कि इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। बस ये है कि इसमें आपको राष्ट्रपति की मंजूरी की आवश्यकता है, यानी कि प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड। लेकिन जब राष्ट्रपति ऐसे निर्णय लेंगे तब वो क्या कर रहे हैं कि राज्यों की विधानसभा से किसी भी तरह से कोई विचार मांगने के लिए बाध्य नहीं है। मांगते हैं, मांग सकते हैं, लेकिन उनके विचारों को मानने के लिए भी वो बाध्य नहीं है। और इसी वजह से क्या हो रहा है कि जब सेंटर या यूनियन चाहता है, केंद्रीय संघ चाहे तो राज्यों के नाम बदल दे, राज्यों की क्षेत्रफल में, राज्यों के क्षेत्र में बदलाव कर दे, राज्यों की सीमाओं में बदलाव कर दे, और इन सब के लिए वो राज्यों से विचार मांगने के लिए बाध्य नहीं है। अपितु राष्ट्रपति राज्यों से विचार मांग भी लें तो भी उन विचारों को मानने के लिए वो भी बाध्य नहीं है। तो इसमें इस क्षेत्र में भारतीय संघ में जो लोकतंत्र है, सेंट्रल पार्लियामेंट, लोकसभा खास करके जो संघ की जो क्षेत्र यूनियन, इंडियन यूनियन की जो पावर है वो स्टेट से ज़्यादा होती है, यानी कि भारतीय सेंटर की जो पावर है, केंद्र की शक्ति जो होती है वो राज्यों से इस मामले में ज़्यादा होती है। और इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि राज्य बढ़ सकते हैं। ठीक है, राज्य जो ध्वंसकारी है, अविनाशी, लेकिन केंद्र जो है वो अविनाशी है, और इसलिए इंडिया इज़ एन इनडेस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डेस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। आर्टिकल 3 क्या कहता है? आर्टिकल 3 ये कहता है कि ऐसे ही बिलों को पारित करने के लिए आपको पहले राष्ट्रपति से मंजूरी की आवश्यकता है, और राष्ट्रपति जो है वो इनके ओपिनियन माने या ना माने, ये केवल एकमात्र औपचारिकता होती है। और इसी कारण को आप देखते हुए इसको कंक्लूड कर सकते हैं कि जब भारतीय कोई नया राज्य बनाना चाहता है तो उसमें जो सेंटर होता है, केंद्र की शक्तियाँ उनकी इतनी अधिक होती हैं कि वो कोई नया राज्य बना ले, भारत की टेरिटरी को यानी कि भारत के क्षेत्र को बड़ा कर दे, कोई नया राज्य उसमें मिला ले, पहले से बने हुए राज्यों का नाम छाँट दे, उनकी सीमाओं में, उनके क्षेत्रफल में कटौती कर सकते हैं, नया सीमा बना दे। और उन सब के लिए किसी भी तरह से जो है लोकसभा जो है वो राज्यों से या राज्यों के विचार मानने के लिए बाध्य नहीं है, राज्यों की इनके पास कोई शक्ति नहीं है। और इसीलिए कहा गया है कि इंडियन यूनियन इज़ अ इनडेस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डेस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, यानी कि स्टेट्स का डिस्ट्रक्शन हो सकता है, छोटे बड़े आगे पीछे, या फिर स्टेट्स को 2 स्टेट को मिला के एक स्टेट किया जा सकता है, जैसे कि हमने किया भी है। रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन एक स्टेट से 2 स्टेट बना सकते हैं, जैसे कि 2 स्टेट बने थे, आंध्र तेलंगाना। इस तरह से हम स्टेट्स का ध्वंस कर सकते हैं, लेकिन भारतीय संघ जो है वो अविनाशी है। इस तरह से आप इसको कंक्लूड करिए। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन, जो ई वेस्ट, ई कचरे के ऊपर लिया गया है। अब ई कचरा क्या है कि जैसे ही ग्रोथ यूथ, यानी कि भारत में जो है यूथ की जनसंख्या बढ़ रही है,
और युद्ध क्या है, वो टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा है। टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के कारण क्या हो रहा है कि टेक्निकल प्रोडक्ट्स हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो इसी तरह से बहुत सी एजेंसियों ने हमें ये चेताया है कि इन अप्रत्याशित तकनीकी उद्योगों के यानी तकनीकी के उपयोग के कारण भारत में जो है ई कचरे की समस्या बढ़ रही है। तो पहले हमें ये बताना है कि ई कचरा क्या है, पर्यावरण और स्वास्थ्य पर इसके क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं, व्हाट डज इट्स इम्पैक्ट ऑन environment as well as health, and what is e-waste and why it is rising because of the youth population is growing, and youth is using more and more technology, and the technology is nothing but it is based on what kind of an e-manufacturing waste, and that is giving rise to the e-waste in the society. What are its social, environmental as well as health impacts that we are going to see. So ई कचरा क्या है ई वेस्ट? तो ई वेस्ट उसे कहते हैं कि सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स इलेक्ट्रिक एप्लीकेशन मोस्टली यूज एट डोमेस्टिक लेवल, यानी कि जो घरेलू रूप से यूज होने वाले इलेक्ट्रिक तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का वह सेट जो अब उपयोग में नहीं है, जो अभी जाहिर सी बात है कि जो अभी उपयोग में नहीं है वो क्या है, हमारे लिए कचरा ही है, तो उसे ई कचरा कहते हैं। वो मुख्यतः सेमीकंडक्टर से बना रहता है, ठीक है। सेमीकंडक्टर जैसे कि चिप्स हो गए, सेमीकंडक्टर के पार्ट हो गए, और उनमें मुख्यतः कौन से एलिमेंट होते हैं, तो कॉपर, मरकरी, कैडमियम, सिलिकॉन, यानी कि उसमें जर्मेनियम, सीसा, लिथियम, तांबा, पारा आदि चीज़ों का, सोना और चांदी इत्यादि का यूज़ करके इनको मिलाकर हम सेमीकंडक्टर बनाते हैं। वो सेमीकंडक्टर जो कहाँ यूज़ होते हैं, तो चिप में, सर्किट में, प्रोसेसर में, आईसी में, इंटीग्रेटेड सर्किट में, प्रोसेसर में, किन डिवाइसेस के, तो टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल, लैपटॉप्स, कीबोर्ड, कंप्यूटर्स, पेन ड्राइव, माउसेस एक्सेट्रा। तो इन सारी चीज़ों का यूज़ करके हम बनाते हैं, और जब ये उपयोग में ना हो तो इन्हें कचरा कहते हैं। और इस तरह के विशेष जो तकनीकी रूप से प्रसिद्ध कचरे को हम ई कचरा कहते हैं। अब भारत में इसकी स्थिति यह है कि पूरे विश्व में जितना ई कचरा है उसका 4% जो है केवल भारत में है। और भारत में जितने भी लैंडफिल हैं, ठीक है, लैंडफिल यानी वो जगह होती है जहाँ कचड़ों को एक साथ जमा किया जाता है, फिर बाद में उनकी रिसाइकलिंग होती है। बड़े बड़े दिल्ली में जहाँ देखा हो, गाजीपुर में कचरे है, कि जो ढगले हैं, आप बहुत सारे शहरों में देखते होंगे, उनके बाहर कोर्टयार्ड पे एक कचड़े का पहाड़ बनाया जाता है। तो उस तरह के जो लैंडफिल है, उन लैंडफिल में भारत में 65% जो टोटल लैंडफिल जो है वो ई वेस्ट यानी ई कचरे से भरे हुए हैं। तो ये भारतीय स्थिति को भी आपको ये ध्यान में रखना है कि भारत वैश्विक स्तर पर 4% ई कचरा रखता है, और भारत के जितने लैंडफिल है उसमें 65% में से क्या है, ई कचरे से भरे हुए हैं। अब देखेंगे कि इसके इम्पैक्ट यानी इसके प्रभाव, तो एनवायरनमेंट पर यानी कि पर्यावरण पर ये क्या प्रभाव डालता है। तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब कि ये सड़ नहीं सकता। अब सड़ेगा नहीं तो जाहिर सी बात है कि वो पर्यावरण में इस तरह से पड़ा रहेगा, और उसमें जो और भी केमिकल्स हैं वो क्या होंगे, वो लैंड में, वाटर में, ग्राउंड वाटर में, ठीक है, भूजल में मिलेंगे, उन्हें संतोषित करेंगे, उन्हें प्रदूषित करेंगे। और ये क्या होगा, फिर उन प्रदूषण के द्वारा मानव बॉडी में, ठीक है, इंसानी शरीर में जाएगा। इंसानी शरीर में जाने से वो कैंसर पैदा करने वाले सेल का निर्माण करेंगे, और इससे मानव के सेहत को खराबी होती है, ठीक है। और दूसरा क्या है कि जो बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता, उसमें भी कमी लाते हैं, क्योंकि क्या है, ये सारे सिलिकॉन, जर्मेनियम, इस तरह के मेटल जो हैं वो लोकली उगने वाले या फलित होने वाले होस्ट और बैक्टीरिया, इस तरह के जो लोकल जर्म्स हैं उन पर एडवर्स इफेक्ट डालते हैं। तो वो पनपते नहीं हैं। जब वो पनपते नहीं हैं तो जो नॉर्मल साइकिल, जो एक चक्र चलता है, प्राकृतिक चक्र, उससे वो डिस्टर्ब कर देते हैं, और एक क्या कहता है, असंतुलन, इम्बैलेंस को क्रिएट किया जाता है। और जिससे क्या होता है कि पर्यावरण यानी कि इकोनॉमिकल एंड एज वेल एज क्लाइमेटिक इम्बैलेंसेस बीइंग क्रिएटेड। जाहिर सी बात है, जब ये ज़मीन पर पड़ा रहेगा तो इस तरह के केमिकल जो है वो ज़मीन पे, सॉइल में मिलकर सॉइल की मृदा की जो उर्वरता है उस पर काफ़ी हानि पहुंचाते हैं, लॉस इन द फर्टिलिटी एज वेल एज राइज इन टेम्परेचर। आपको पता है कि ये सारे जो सेमीकंडक्टर्स हैं वो कार्बन उसमें मुख्य अंग होता है। अब कार्बन की ये प्रॉपर्टी होती है कि जैसे ही उस पर हीट यानी ऊष्मा पड़ती है तो वो जो हीट को स्टोर करने की उसकी प्रॉपर्टी होती है, जिस वजह से CO2 जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस भी कहा जाता है। अब यही जब कार्बन इन सेमीकंडक्टर्स में पड़ा हुआ है, जो धूप में पड़ा रहता है, तो यह क्या करता है कि हीट को स्टोर करता है, और जो वैश्विक रूप पर ग्लोबल टेम्परेचर, जो वैश्विक तापमान में वृद्धि करता है, जिससे क्या होता है, पर्यावरण यानी क्लाइमेटिक अनस्टेबिलिटी आ जाती है, और जो ग्लेशियर मेल्ट चेंज, जो ग्लेशियरों का पिघलने में तेज़ी हो जाती है। और जाहिर सी बात है, जो कोस्टल लैंड है वो ऐसी जगह हैं जो समुद्री सीमाओं पर हैं, उनमें धीरे धीरे वो पानी के अंदर डूबना शुरू हो जाएंगे, और इस तरह से जो है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट साइकिल में भी इस तरह से ये अफेक्ट करता है। ऑब्स्ट्रक्शन इन द पर्कोलेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, जाहिर सी बात है, मिट्टी, बारिश की पानी जो है जहाँ खुली मिट्टी होगी उसी से अंदर जा सकेगी और भूजल का पार्ट बनेगी। लेकिन समझिए, जब ये जल है, सतह पर ई कचरा रखा हुआ है, प्लास्टिक, सिलिकॉनियम, जर्मेनियम, तो वो तो अंदर नहीं जा पाएगी, और जो भूजल जो है, हमारा भूजल रिजर्व है, ग्राउंड वाटर रिजर्व, उसमें तो कुछ एडिशन नहीं होगा, बल्कि वो क्या होगा, वो पानी जो है नॉर्मली आराम से बहकर किसी नदी नाले से होते हुए समुद्र में चली जाएगी। तो जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता था, ठीक है, जो भूजल पानी का जो रिचार्ज हो रहा था वो रिचार्ज बंद हो जाएगा, और भूजल पानी में भी कमी आ जाएगी, और उसकी वजह से क्या होगा, जो नॉर्मल मोटर वगैरह जो हम चलाते हैं वो नहीं चल पाएंगे। अब देखते हैं इसके हेल्थ यानी स्वास्थ्य पर क्या क्या इफेक्ट होते हैं। तो कैंसर कारक होता है ये, वातावरण में रेडियो एक्टिव संस्कृत, जब जैसे ही रेडियो एक्टिविटी बढ़ती है तो क्या होती है, शरीर में विकास की जो मेंटल डेवलपमेंट और रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है उसमें प्रॉब्लम आती है, ठीक है। ह्यूमन जेनेटिक्स
में प्रॉब्लम आ सकती है, डीएनए रिलेटेड डिजीज हो सकती है, स्किन डिजीज हो सकती है, किडनी में डिजीज हो सकती है, नर्वस सिस्टम फेलियर हो सकता है। तो इस तरह के उसके हेल्थ इम्पैक्ट भी होते हैं और इसी सबको आपको मिलाकर एक कंक्लूजन देना है कि ई कचरा एंड टेक्नोलॉजी तो ज़रूरी है मानव के विकास के लिए, लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि इसका रिसाइकल, ठीक है, रिफॉर्मेबल रिसाइकल किस तरह से हम इसे कर सकते हैं और इसी के सोल्यूशन में आगे हम देखेंगे। तो वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड यह है कि जितने भी हितधारक हैं, स्टेक होल्डर्स, उनसे बात की जाए और इस तरह से अवेयरनेस फैलाई जाएगी, कम से कम ई कचरा जनरेट हो और ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करें, रिसाइकल करें। ये रीयूज़, रिसाइकल और रीयूज़, ये जो पॉलिसी है, यानी कि कम करना, फिर से यूज़ करना और उसको रिसाइकिल यानी कि पुनर्विनीकरण करना। और उसी तरह से पुनर्विनीकरण से क्या होगा कि इसकी बार बार उपयोगिता को बढ़ाई जा सकती है और समाज पे होने, यानी एक जाहिर सी बात है कि पर्यावरण पर होने वाले नुकसान से इसकी कमी लाई जा सकती है। एडॉप्शन ऑफ ई वेस्ट रिसाइकलिंग पॉलिसी, इस तरह की जो नीतियाँ हैं रिसाइकलिंग यानी पुनर्वितरण की जो रिसाइकलिंग पॉलिसीज़ हैं, नीतियाँ हैं, उन सरकारों को ऐसी नीतियों को अपनाना चाहिए। खास करके 2 राष्ट्रों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय भी इसे अपनाना चाहिए, जैसे कि यूरोपियन यूनियन हो गया, आसियान हो गया। इस तरह के देश जो मोबाइल मैन्युफैक्चर भी करते हैं और मोबाइल सर्विसेज लेते भी हैं, उनके बीच में इस तरह की पॉलिसियाँ, इस तरह की योजनाएं बननी चाहिए जिससे रिसाइकलिंग को और बढ़ावा मिल सके और जो ये ई वेस्ट का कचरा है वो सही तरह से यूज़ हो, सही तरह से हमारे काम आए और ये एनवायरनमेंट में हार्म ना करें। ठीक है, अगर एक एस्टीमेट ये भी बताता है कि अगर जितने भी ई कचरा है उसका सही से रिसाइकलिंग किया जाए, पुनर्विनीकरण किया जाए, तो ये टोटल $57 बिलियन की अमाउंट हो सकती है, क्योंकि आपको पता है उसमें गोल्ड, सिल्वर, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इस तरह के सेमीकंडक्टर्स मेटल होते हैं, उनको फिर से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। तो जब फिर से वो मिल जाएंगे तो उनका एक्सट्रैक्शन में, उनके धोने में, निकालने में, खनिज को निकालने में, उसको अलग अलग करने में जो खर्च होता है वो बचेगा और टोटल कितना, यानी कि $57 बिलियन की हमें सेविंग हो सकती है। और सबसे ज़रूरी क्या है, तो हमें फॉर्मल, अभी क्या हो रहा है कि सब जो भी ई कचरा कलेक्शन हो रहा है वो इनफॉर्मल रूप से, कोई स्पेसिफिक कंट्री या कंपनी नहीं है जो ई कचरे का रिसाइकलिंग कर रही है। तो हमें इसको और फॉर्मलाइज तरीके से बनाना चाहिए, एक उचित रिसाइकलिंग उद्योग और क्लस्टर की स्थापना करनी चाहिए जिसका मुख्य काम हो ई कचरे को कलेक्ट करना, उसको रिसाइकिल करना और फिर दूसरी कंपनी को देना, ताकि एक पूरा का पूरा जो चक्र है मैन्युफैक्चरिंग साइकिल वो बना रहे और साथ ही इसके स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर दुष्प्रभाव भी ना पड़े और जो इकोनॉमिकल तरक्की है, जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है वो भी हो, लेकिन इस शर्त पे ना हो कि जो है वो हमारे आने वाले कल को, आने वाले कल के विकास को वो विनाश में बना दे। ना, विकास जरूरी है लेकिन इतना ज़्यादा ना हो कि ये विनाश में परिवर्तित हो जाए। इस तरह से आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं। तो ये था आज के वीडियो में, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।